हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, आज के सेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज के सामने फिर से मैं उपस्थित हूं। तो चलिए आज के सेशन को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन में चलिए देखते हैं कौन कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, उन पर नज़र डालते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है। तो इसका जवाब है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एक ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है। RBI और BIS इनोवेशन हब ने संयुक्त रूप से G20 टेक स्प्रिंट के चौथे संस्करण की शुरुआत भी की है। RBI ने कहा कि 2023 टेक स्प्रिंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह ग्लोबल टेक कंपटीशन 4 जून तक दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए खुला रहेगा। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश द्वारा नाम दिया गया है। तो इसका जवाब है यमन। यमन आपको पता होगा खाड़ी देश का एक कंट्री है जहाँ की राजधानी सना है। अब चलते हैं चक्रवात मोचा के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। चक्रवात मोचा का नाम कैसे पड़ा। दरअसल साल के पहले चक्रवाती तूफान के नामकरण में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यमन द्वारा किया जाना था। तब 6 मई को बंगाल की खाड़ी में आने वाले भयंकर चक्रवात साइक्लोन मोचा का नाम यमन ने अपने लाल सागर के तट पर एक बंदरगाह शहर मोचा के नाम पर इस चक्रवात के नाम का सुझाव दिया था। यानी वहाँ के एक बंदरगाह पर स्थित एक शहर मोचा, वहाँ के नाम पर इस साइक्लोन का नाम रखा गया है। अब चक्रवात होते क्या हैं। चक्रवात शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ सांप की कुंडली है। यह कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय गड़बड़ी से बनता है जो आमतौर पर हिंसक तूफान और गंभीर मौसम की स्थिति के साथ होता है। चक्रवातों का नाम कैसे पड़ता है। तो चक्रवातों के नाम दो तरह से दिए जाते हैं। पहले में विश्व के चक्रवातों के नाम और दूसरे में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातों के नाम, यानी दो तरह से इनका नामकरण होता है। दो क्षेत्रों में आने वाले तूफानों चक्रवातों के नाम आधार पर। विश्व के चक्रवातों के नाम क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि RSMCS और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र यानी TCWCS उन चक्रवातों को नाम देते हैं जो दुनिया भर के किसी भी महासागरीय बेसिन में बनते हैं। IMD भी उन्हीं विश्व के 6 RSMCS में शामिल है। IMD उत्तरी हिंद महासागर जिसमें बंगाल की खाड़ी और शामिल है में उत्पन्न चक्रवातों को नामकरण करता है। अब चक्रवातों की गति भी नामकरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो किसी चक्रवात को विशेष नाम दिया था जब इसकी गति 34 समुद्री मील प्रति घंटे से अधिक हो। यदि तूफान की गति 74 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है या उससे अधिक हो जाती है तो इसे हैरिकेन, साइक्लोन या टाइफून के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के चक्रवातों का नामकरण। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के नाम इस क्षेत्र में स्थित 13 देश करते हैं। साल 2000 में इस क्षेत्र में उत्पन्न चक्रवातों के नाम देने के लिए बने ग्रुप, जिसे WMO या ESCAP से जाना जाता था, में शामिल देश हैं। तो कौन कौन से वो देश हैं। तो बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ने नामकरण करना शुरू किया। वहीं साल 2018 5 अन्य देश ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन इसके साथ जुड़ गए, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातों का नामकरण करते हैं। यदि किसी तूफान के आने की संभावना बनती है तो यही 13 देश यानी 13 देशों को क्रमशः 13 नाम देने होते हैं। अब ऐसे चलती है नाम देने की प्रक्रिया। इस क्षेत्र में उत्पन्न चक्रवातों के नाम देने वाले ग्रुप शामिल देश हैं अल्फ़ाबेटिकली नाम देते हैं। जैसे कि 20 से बांग्लादेश आता है तो पहले नाम सुझाएगा, फिर भारत, फिर ईरान। ऐसे ही प्रक्रिया चलते रहती है। चक्रवातों का नामकरण के लिए बारी बारी सभी देशों का नंबर आता है। इस बार मोचा चक्रवात के लिए यमन द्वारा सुझाए गए नाम की बारी थी। अब 25 सालों के लिए बनाई जाती है यह सूची। आगामी 25 सालों के लिए देशों से नाम लेकर एक सूची बनाई जाती है। इन्हीं नामों में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम रखे जाते हैं। नई सूची में
देशों ने जो नाम दिए उसमें भारत की ओर से दिए गए नामों में गति, तेज, मुरासू यानी तमिल वाद्य यंत्र है ये, आग, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलादि और वेग नाम शामिल, यानी भारत की तरफ से ये नाम दिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि हर साल कम से कम 5 चक्रवात आएंगे। इसी आधार पर नामों की सूची तय की जाती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने भारत, बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा की भविष्यवाणी की है, जिसके 7 मई से 9 मई के बीच पूरी तरह से टकराने की उम्मीद है। अब चक्रवाती तूफान को मोचा नाम दिया गया, जो यमन द्वारा दिया गया है। यह नाम लाल सागर तट पर स्थित येमेनी शहर मोचा या कह ले मोखा के नाम से प्रेरित है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका जवाब है इजराइल। पता है इजराइल डिफेंस के क्षेत्र में भारत का बहुत बड़ा साझेदार है। भारत ने कई सारे डिफेंस डील इजराइल के साथ किए हैं, वहाँ से कई सारे रक्षा सामग्री, हथियार वगैरह खरीदते हैं। भारत इजराइल ने कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग, पर्यावरण, खनन, रसायन और पेट्रोकेमिकल और कृषि क्षेत्र शामिल हैं। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह समझौता नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भारत इजराइल साझेदारी में एक नई शुरुआत है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी। इसे किस ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जवाब है अडानी ग्रुप। आपको पता होगा अडानी ग्रुप विश्व के कई गिने चुने नामी अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में निवेश किया हुआ है, जैसे सीमेंट, पोर्ट वगैरह। कई सारे देश में उन्होंने पोर्ट का निर्माण भी किया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में अदानी समूह के MD राजेश अडानी और CEO करण अदानी ने भाग लिया। अदानी समूह 21,844 करोड़ रुपए के टेक पार्क में 2 डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है, जिसमें से एक 200 मेगावाट का और दूसरा 100 मेगावाट का है। यह अपनी तरह के देश की सबसे बड़ी सुविधा होगी जो ग्रीन एनर्जी पर आधारित होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अब कौन है आशुतोष दीक्षित? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो वायुसेना के आधुनिकीकरण के प्रभारी होंगे, यानी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए पूरी तरह से वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इससे पहले आशुतोष दीक्षित गांधीनगर यानी गुजरात में दक्षिणी पश्चिमी एयर कमान में वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वह वायुसेना में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी हिस्सा थे। वर्ष 1986 में भारतीय वायुसेना में वो शामिल हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो इसका जवाब है जूम। आपको पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम है उसके जो पेरेंट कंपनी जूम वीडियो कम्युनिकेशन को भारतीय दूरसंचार विभाग की तरफ से देशव्यापी टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया है। इसके तहत कंपनी अब देश में इंटरप्राइज कस्टमर्स को टेलीफोन सेवा प्रदान करेगी। साथ ही कंपनी इंटरप्राइज कस्टमर्स को अपनी क्लाउड आधारित प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सेवा जूम फोन सेवा भी प्रदान करेगी। अब जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेस्ड एक अमेरिकी कंपनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका जवाब है गोवा। आपको पता होगा गोवा भारत का एक समुद्री तटीय राज्य है, जो कि पश्चिमी भारत का पश्चिमी एक राज्य है, जहाँ की राजधानी पणजिम है। अब जानते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका लक्ष्य क्या है। तो यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसे वर्ष 2001 में बनाया गया था। अब SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया और वर्ष 2003 में लागू हुआ है। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखना है। इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी NATO के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है।
ये 9 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है तथा सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में ये उभरा है। अब की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो इसकी आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। स्थानीय निकाय यानी बीजिंग में इसका सचिवालय है। ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS की कार्यकारी समिति है यहाँ पर। अब इसकी अध्यक्षता कौन कौन से देश करते हैं, उनके रोटेशन किस माध्यम से होती है? तो इसकी अध्यक्षता एक 50 सदस्य देशों द्वारा रोटेशन के माध्यम से की जाती है। उत्पत्ति यानी कि वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे, यानी उसे पहले संघाई 5 बुलाया जाता था। संघाई 5 1996 सीमाओं का सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला से उभरा, जिसे 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया था। वर्ष 2001 में संगठन में उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। वर्तमान सदस्य कौन कौन हैं? तो इसके वर्तमान सदस्य में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जो हैं कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे, पर 1991 में उससे अलग हो गए, अब स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हो गए। अब ईरान 2023 में SCO का सदस्य बनने के लिए तैयारी, यानी उसने अप्लाई किया हुआ है। भारत को वर्ष 2005 में SCO में एक पर्यवेक्षक बनाया गया था और इसने आमतौर पर समूह की मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लिया है, जो मुख्य रूप से यूरेशियन क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। अब संघाई सहयोग संगठन SCO के 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 और 5 मई को गोवा में आयोजित की गई। तो SCO की शीर्ष बैठक जुलाई में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, यानी इसकी अगली बैठक जो शीर्ष होगी वो दिल्ली में आयोजित हो जाएगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो जरदारी ने भी इस बैठक में भाग लिया। बिलाल भुट्टो लगभग 12 वर्षों में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री हैं, यानी 12 वर्षों के बाद कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री है जो भारत आया हुआ है। वर्ष 2023 में भारत संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है, यानी इस साल भारत इस संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। SCO एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में की थी और भारत 2017 में इसका सदस्य बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में बेस्टिल दिवस के दौरान आयोजित फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर कौन शामिल हो रहे हैं? तो इसका जवाब है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो KL राहुल IPL 2023 से बाहर हो गए हैं, वह किस टीम के कप्तान हैं? तो इसका जवाब है लखनऊ सुपर जायंट। आपको पता है लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस ये 2 टीमें 2022 से ही IPL के साथ जुड़ी हैं, जिससे अब IPL में टीमों की संख्या 10 हो गई है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज का सेशन कैसा लगा आप इसके लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।